चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब। आज हम सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर सेकंड, जो आपके सिलेबस एज एन जीएनएम का सिलेबस है, जो आपका राजस्थान का, जिनका एमपी एनएचएम का या फिर आपका केजीएमयू का कहीं का भी पेपर है, तो ये क्वेश्चन आपको उन सभी सिलेबस में है जो मैच करते हैं। तो एक तरीके से जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपकी कभी भी कोई सी भी क्लास है जो मिस ना हो पाए। और भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। और जो भी लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको फ्री में चैलेंज क्विज है जो खेलने को मिल जाए। इनकेस आपको ऐप में जाके कुछ भी पीडीएफ मटेरियल परचेस करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई आपको डाउट रह जाता है, तब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल पिक नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों का, बट जैसे ही मुझे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकेस मुझे लगता है कि बहुत इमरजेंसी में आप मुझे कॉल कर रहे हैं या फिर आपकी पेमेंट विथहेल्ड हो गई है, तो मैं आपके कॉल का आंसर ज़रूर करती हूँ। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज तो किसी भी टाइम कर सकते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परपीरियल वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग आर एडवाइज्ड टू अवॉइड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज। तो यहाँ पर परपीरियल वुमेन मतलब आफ्टर द डिलीवरी के बाद वाली वुमेन, और परपीरियल का मतलब है कि अभी उसकी डिलीवरी हुए 6 वीक भी नहीं हुए हैं, उसको एडवाइस किया जाता है कि आप जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो ना लें। क्यों? ऑप्शन में है, दे हैम्पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, दे आर सीक्रेटेड इन मिल्क एंड आर हार्मफुल फॉर द बेबी, द कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, या फिर दे कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ऑफ द बेबी। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इनका शॉर्ट नाम जाने हम तो COCS। तो जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनमें ऐसा क्या है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको लेने के लिए अवॉइड किया जाएगा, तो वो होंगी आपके हॉर्मोन्स। क्या है? हॉर्मोन्स। कंबाइंड जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा। अब यहाँ पर ये लेने के लिए मना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आपके मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। क्या है? मिल्क प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। तो इसीलिए जो आफ्टर डिलीवरी के बाद यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, परपीरियल वुमेन मतलब डिलीवरी के बाद के अभी 6 वीक तो हुए ही नहीं है, और यहाँ पर यदि आप कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा, कंबाइंड का मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसलिए तो यहाँ पर आपको मना इसलिए अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर सकती है, स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन जो परपीरियल वुमेन होती हैं और नर्सिंग मदर होती हैं जो अपने बच्चे को फीड कराती हैं, उनके लिए डॉक्टर मिनी पिल एडवाइस कर सकते हैं। क्या है? मिनी पिल एडवाइस कर सकते हैं। और परपीरियल वुमेन में बहुत ही रेयरली, क्योंकि ओवुलेशन तुरंत तो होना स्टार्ट नहीं होता है, बट कुछ रेयर केस में हो जाता है, तो इसीलिए जो मेथड अपनाने को कहा जाता है, या तो आपके लिए आईयूडी, आप जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद आईयूडी लगती है परपीरियम पीरियड के बाद, वो लगवा सकते हैं, या फिर आप मिनी पिल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करने को कही जाती है बिकॉज इट कैन कॉज द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्लियर? अब मिल्क प्रोडक्शन और रिजेक्शन के लिए हार्मोन पूछते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए होता है क्या? प्रोलैक्टिन, और रिजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन, द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव्स दैट डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो डिप्रेशन के कारण क्या होगा? डिक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर नॉर्मल पैराथार्मोन लेवल। तो यदि इनकेस जो बायोलॉजिकल थ्योरी है अकॉर्डिंग टू दैट, तो डिप्रेशन के कारण क्या हो सकता है? डिप्रेशन के कारण क्या होगा? यहाँ पे आप भी आंसर कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के कारण क्या है? डिप्रेशन के कारण जो TSH हार्मोन है उसका लेवल बढ़ सकता है।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है। जनरली डिप्रेशन के कारण जो सीरोटोनिन है, क्या है, सीरोटोनिन डिप्रेशन में कम हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन यदि होता है किसी को, तो डिप्रेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो TSH का लेवल है, क्या है, TSH का लेवल है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब TSH का लेवल बढ़ता है दैट मीन्स क्या है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं उसी तरीके से रहेंगे आप। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के कौन से साइन हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर डिस्क्वाइड शेप ऑफ द यूट्रस, क्या है, डिस्क्वाइड शेप ऑफ द यूट्रस, शॉर्टनिंग ऑफ द कॉर्ड, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना और बॉगी यूट्रस। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर, साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटल सेपरेशन में क्या है जो देखने को मिलेगा, कौन से क्लासिकल साइन होंगे? एक तो आपको 3 क्लासिकल साइन पूछे जाते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन में जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। जो वेजाइना के यहाँ पर क्या है, अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लड है जो फिल्डअप हो जाएगा, जो कि एक क्लासिकल साइन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। फिर है यहाँ पर दूसरा साइन कि जो यूट्रस है किस तरीके से दिखेगी, ग्लोब्यूलर शेप में, फर्म और ग्लोब्यूलर होगी, ना कि बॉगी यूट्रस होगी। यहाँ पर गस ऑफ वेजाइनल ब्लड होगा, अम्लाइकल कॉर्ड शॉर्ट नहीं होगी, लेंथिंग देखने को मिलेगी बाहर की तरफ, और जो यूट्रस है ग्लोब्यूलर और फर्म रहेगी। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। और जो क्लासिकल साइन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के, लेंथनिंग ऑफ द अम्लाइकल कॉर्ड, यूट्रस बिकम फर्म्स एंड ग्लोब्यूलर, यूट्रस राइसेस इन द एब्डोमेन, क्या है, यूट्रस राइसेस इन द एब्डोमेन, एंड गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। और प्लेसेंटा सेपरेट कौन सी स्टेज में होता है लेबर की, तीसरी स्टेज में, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक, जो जनरली 15 मिनट का टाइम होता है, यदि 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है तब आप उसको कहते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द मदर इज इन ट्रू लेबर पेन। तो कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि माँ को सच में लेबर पेन आ रहे हैं? लीकिंग पर वेजाइनम और एग्जामिनेशन रप्चर्ड मेम्ब्रेन, fetal head is engaged, cervix is 4 centimeter dilated, intermittent tightening of the abdomen is observed। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन की सबसे सही फाइंडिंग कौन सी होगी? आपने ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर पेन में जो डिफरेंस तो खूब पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ट्रू लेबर पेन की सही फाइंडिंग क्या है? तो यहाँ पर एक जो एक्यूरेट चीज़ बताएगी वो होगी सर्विक्स का डायलेट होना, जो कि 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो चुकी है। कितनी? सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। सर्विक्स का डायलेटेशन होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। कब होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जो कि 0 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। तो 4 सेंटीमीटर सर्विक्स यदि डायलेट हो गई है मतलब क्या है, माँ ट्रू लेबर पेन में है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेजर इवेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मेजर इवेंट कौन सा है? सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, एफासमेंट ऑफ सर्विक्स, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स या फिर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात की जा रही है। तो फर्स्ट में सर्विक्स के जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उन कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। जो दूसरी स्टेज आती है सर्विक्स डायलेशन कंप्लीट होगा, बेबी बाहर आएगा, मतलब कि फीटस का एक्सपल्सन होगा। तीसरी स्टेज फीटल एक्सपल्सन कंप्लीट करने के बाद से लेके होती है प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक। और चौथी होगी ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज, कि माँ को PPH या फिर कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज इज द सर्वाइकल डायलिटेशन, सेकंड इज द फीटल एक्सपल्सन, थर्ड इज द प्लेसेंटल एक्सपल्सन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोरिंग।
तो अपगार स्कोरिंग सिस्टम में क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन में अपीयरेंस दैट मीन्स कलर, पल्स मीन्स हार्ट रेट, ग्राइमेसी मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, एनोमलीज तो क्या है जो इंक्लूड नहीं है? वर्जीनिया अपगार ने अपगार सिस्टम दिया था, अपगार स्कोरिंग सिस्टम की एक बार जन्म के तुरंत बाद विद इन 1 मिनट और दूसरी बात आफ्टर द 5 मिनट बच्चे को चेक करना है कि बच्चे में जो 5 चीज़ें हैं वो इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं होगा वो क्या होगा? वो होगा एनोमलीज। क्या है? कंजेनाइटल एनोमलीज इसमें अपगार स्कोर में चेक नहीं की जाती है। बाकी यहाँ पर क्या क्या चेक किया जाएगा? बच्चे का एक्टिविटी और मसल टोन, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस और रेस्पिरेटरी रेट। यदि आपको पूछें कि सबसे टॉप पर क्या प्रायोरिटी रखी जाती है अपगार स्कोर में, तो बहुत ही हार्ट रेट और पल्स रेट। क्या है टॉप की प्रायोरिटी? हार्ट रेट और पल्स रेट। नेक्स्ट वन, व्हेन अ न्यूबॉर्न बेबी's head is turned to one side while the baby is in supine position, the limbs on the side of the head are extended while those on the opposite side flex. This reflex is called. न्यूबॉर्न बेबी का हेड है जो क्या है? एक तरफ किए है लेकिन वो पूरा सीधा स्ट्रेट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में। लिम्स है वो दूसरे तरफ हेड के अपोजिट एक्सटेंड है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है? ट्रैक्शन, क्रॉस्ड एक्सटेंशन, मैग्नेट रिफ्लेक्स या फिर असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर एक कौन सा रिफ्लेक्स है जो बात की जा रही है? ये बच्चे का असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। क्या है? असिमेट्रिकल टॉनिक नेक लेटा हुआ है। तो इसमें कौन सा रिफ्लेक्स यहाँ पे बात की जा रही है? तो ये है यहाँ पर असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। बच्चा पूरा फुल सुपाइन पोजीशन है, हाथ किसी तरफ जा रहे हैं लेकिन सिर है जो वो एक साइड की है, वन साइड की है। तो क्या है? असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। बच्चे अपनी नेक है जो होल्ड कब करना स्टार्ट करते हैं? 3 मंथ की एज से नेक होल्डिंग है जो मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं तो 3 महीने की एज से नेक होल्ड करने लगेंगे। 6 महीने में बिना किसी सपोर्ट के बैठने लगेंगे। 9 मंथ में क्रीपिंग करेंगे, 11th में क्राउलिंग करेंगे एंड देन 1 ईयर में बच्चे वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट फील्ड स्पॉट्स इन द आइरिस ऑफ द बेबी इज इंडिकेटिव ऑफ। तो ब्रेस्ट फील्ड स्पॉट है, क्या है? ब्रेस्ट फील्ड स्पॉट है जो किस में देखने को मिलेगा? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम वाले बच्चे में, टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चे में कि एडवर्ड सिंड्रोम वाले बच्चे में। तो ब्रेस्ट फील्ड का मतलब है कि वाइट और येलो कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिड। आइरिस का जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पर वाइट और येलो कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे। उन स्पॉट्स के लिए क्या कहा जाएगा? वो स्पॉट्स कहलाएंगे ब्रेस्ट फील्ड स्पॉट्स, जो कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। बच्चे की आंखों में वाइट कलर के स्पॉट हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, जो कि आइरिस के चारों तरफ रहेंगे और ये देखने को मिलते हैं किसमें? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, प्रीटर्म लेबर, माल प्रेजेंटेशन या फिर डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक से ज़्यादा यूट्रस में बेबी हो, फीटस हो, तो क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाएगी। प्रीटर्म लेबर हो सकता है यदि 2 फीटस रहें। माल प्रेजेंटेशन होने के चांसेस रह सकते हैं कि एक बच्चा सेफेलिक्स में और दूसरा है जो ब्रीच में हो। डिस्कॉर्डेड ग्रोथ भी है जो हो सकती है, क्योंकि जब मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले बच्चे पैदा होते हैं तो नॉर्मल बर्थ वेट भी उनका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होगा? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हैंसन्स डिसीज इन प्रेगनेंसी। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उस टाइम पर उसको लेप्रोसी और हैंसन्स डिसीज हो जाए तो उसका कॉज क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्रिप्नोमा पैलेडियम, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। क्या रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेगनेंसी में यदि हैंसन्स डिसीज होती है? तो रिस्पॉन्सिबल तो वही बैक्टीरिया होगा जो नॉर्मल वे में यदि आपको क्या हो? हैंसन्स डिसीज और लेप्रोसी हो, वो होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। क्या होगा?
Mycobacterium lepra. Next is, in which year the Consumer Protection Act was passed by Parliament to provide for a better protection of the interest of consumer and focus on consumer justice through the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumer disputes and matters connected herewith. सीधा सा क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में? 1981 में, 1985 में, 1986 में कि 1989 में? कब है जो इंडियन पार्लियामेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था? तो वो था 1986, 1986 में। कब? 1986 में। नेक्स्ट वन, What measures helps in prevention of drying of mucous membrane during ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन? तो कौन से मेजर्स हेल्प करेंगे जब आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई होने से बचाने के लिए? नेबुलाइजेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, कंबस्शन या फिर स्टीम इनहेलेशन। एक क्वेश्चन और आता है कि ड्राई ऑक्सीजन को क्यों एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर हेल्प करेंगे ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को बचाने के लिए जब भी आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो होगा ह्यूमिडिफिकेशन। ऑक्सीजन ड्राई गैस होती है, ट्रैकिया को इरिटेट करेगी, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, जो म्यूकस को ज़्यादा बनाने का भी काम करेगी। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगी, इरिटेट करने का काम करेगी। यदि ड्राई फॉर्म में भेजा तो आप इसको ह्यूमिडिफायर के तौर पर स्टेरॉइल वाटर है जो यूज़ करते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर? ह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फॉल्सीपेरम मलेरिया? यदि फॉल्सीपेरम मलेरिया हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वैंकोमाइसिन, क्लोरोक्विन, क्विनिन या फिर मीथोट्रैक्सेट? सबको पता है फॉल्सीपेरम मलेरिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है क्लोरोक्विन। मलेरिया जो पैरासाइटिस की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, जिनको फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की थी। किसकी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर। इन्हीं के लिए मलेरिया पैरासाइट की खोज करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी और फादर ऑफ वैक्सीन, तो वो कौन है? एडवर्ड जेनर। क्लोरोक्विन किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? फॉल्सीपेरम मलेरिया के लिए। नेक्स्ट इज थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज? फीमेल जेनाइटेलिया से वाइट कलर का म्यूकस डिस्चार्ज होता है जो कि थिक है, तो क्या है? लेबिया, एस्ट्रोजन, हाइमेन या फिर स्मैग्मा। तो जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस टाइम पर सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है जो कि थिक रहेगा, वाइट कलर का होता है। तो वही है यहाँ पर थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया, और ये कहलाता है स्मैग्मा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्मैग्मा, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वहाँ पर क्या करेगा? इन्फेक्शन और जो इरिटेशन से प्रिवेंट करेगा। क्या? स्मैग्मा। नेक्स्ट वन, और जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन स्टार्ट होने वाला, उसको आप म्यूकस टर्म ही यूज़ करेंगे। और हाइमन क्या है? जो कि एक लेयर है, जो कि बहुत सारे रिसर्च तो इस पर बहुत हुई है बट कंफर्म नहीं हुआ है कि यदि हाइमन जो कि एक लेयर है टूट जाए दैट मीन्स आपकी वर्जिनिटी लॉस्ट हो गई है, लेकिन ये कुछ अलग रीजन्स भी इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हाइमन एक लेयर है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो लेबिया माइनोरा मेजोरा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, विल्वा के नाम से भी आप इनको जानते हैं। और फीमेल जेनाइटेलिया से यदि वाइट कलर का थिक डिस्चार्ज होता है तो वो क्या कहलाएगा? स्मैग्मा। ये क्वेश्चन हेल्पफुल है तो क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। तो यहाँ पर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनिक डायरिया इज कॉज्ड बाय? तो जो डायरिया क्रोनिक रहे मतलब लॉन्ग टर्म तक रहे तो किसके थ्रू होगा? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, कैंडिडा एल्बिकेंस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन है और आपको पहचानना है कि क्रोनिक डायरिया के लिए कॉमनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से क्या होगा? डिप्थीरिया होगा। कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि एक फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। फिर आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से क्या होगा? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होगा, पॉजिटिव एजेंट है। अब बचते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। क्या हैं?
इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज हैं किसके लिए, क्रॉनिक डायरिया के लिए। जब यदि डायरिया मोर देन 14 डेज से ज़्यादा का हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डायरिया। एक टर्म है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर सिम्टम आते हैं डायरिया के, सीवियरली और मॉडरेटली। तो यदि जो सीवियर डिहाइड्रेशन पूछते हैं तो इसमें सनकेन आइज होंगी, यदि बच्चा प्रॉपरली ड्रिंक नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि मॉडरेट टाइप का होता है तो बच्चा ड्रिंक करेगा, बहुत फास्ट इवन ड्रिंक करेगा। और जो स्किन है, मेनली एग्जाम में आपको सनकेन आइज आता है और पानी पीने के लिए कहा जाता है कि जो सीवियरली डिहाइड्रेट बच्चे होंगे वो ईगरली पानी नहीं पी पाएंगे। और आता है स्किन गोज पिंक बैकवर्ड, तो स्किन है बहुत स्लो है जो बैकवर्ड होगी तो किसके, सीवियर के। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन मेरा कहना यही है कि आपको डायरिया से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको अपने क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स बी एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होना। अब अर्ली इंडिकेटर पूछा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या होगा, साइनोसिस, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस या फिर हाइपोटेंशन। अर्ली दैट मीन्स पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसमें के जो टिश्यूज हैं उसमें और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जो सिम्टम होगा वो क्या होगा, तो वो होगा रेस्टलेसनेस। अर्ली पूछा है तो रेस्टलेसनेस, और यदि लेट इंडिकेटर पूछते हाइपोक्सिया का तो क्या होता, साइनोसिस। बॉडी कैसी होती, ब्लूइश कलर की होने लगती। लेकिन अर्ली इंडिकेटर पूछते हैं तो आपको कहना है रेस्टलेसनेस, लेट इंडिकेटर पूछते हैं तो क्या है, साइनोसिस। कॉन्शियस हो पेशेंट या अनकॉन्शियस हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द साइन एंड सिम्टम वुड बी एन अर्ली इंडिकेशन दैट द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो यूजुअल। तो इनमें से आपको बताना है कि पेशेंट का यदि सीरम पोटेशियम लेवल जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम हो जाता है, क्या साइन आपकी बॉडी शो करेगी, स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरिया, मसल वीकनेस इन द लेग्स या फिर टिंगलिंग इन द फिंगर्स। तो जब सीरम पोटेशियम लेवल ब्लड में कम हो जाएगा नॉर्मल रेंज से तो आपकी बॉडी क्या साइन है जो देखने को मिलेंगे। तो पोटेशियम की कमी के कारण जनरली आपको फटीग फील होगा, क्या होगा, आप फटीग फील करेंगे, थकावट फील करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, होगा मसल वीकनेस इन द लेग्स। तो क्या होगा आपका आंसर, मसल्स वीकनेस इन द लेग। और जो कॉमन साइन है किसके, पोटेशियम की कमी के कारण, मसल क्रैम्प होगा, मसल एक्स होगा, स्टिफनेस होगी। जनरली यदि पोटेशियम के कारण पूछते हैं और इस तरीके के सिम्टम आपको दिए जाते हैं तो क्या होगा, मसल वीकनेस इन द लेग। नेक्स्ट वन इज नर्स इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। यदि कोई नर्स है, CHO है, न्यूनेट का ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करती है तो किससे चेक करेगी, साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूसली, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG एनालिसिस जिसको हम कहेंगे, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। तो न्यूनेट में ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए है जो प्रॉपर इनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा। तो बेबीज में यदि हमें न्यूनेटर पीरियड्स में क्या करना है, यदि ऑक्सीजन को चेक करना है, मॉनिटर करना है तो बेस्ट मेथड होगा इवैल्यूएशन किससे करेंगे हम, ABG एनालिसिस से। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट रिसीविंग अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक नीड्स टू अंडरगो विच इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिवली। तो यहाँ पर यदि कोई पेशेंट अमीनोग्लाइकोसाइड्स लेता है, एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी के, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, रेड ब्लड सेल काउंट या फिर सीरम क्रिएटिनिन। किसका लेवल है जो चेक किया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें बहुत ही थ्रोली जो भी पेशेंट अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो कौन सा टेस्ट आप यहाँ पर करवाएंगे, तो होगा सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। क्या होगा, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है जो कि यहाँ पर आपकी लिए चेक किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जनरली क्या होती हैं पूरी, और एंटीबायोटिक्स के अलावा अदर मेडिकेशन भी कहाँ से, पूरी बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं, किडनी से। तो इसीलिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है यहाँ पर द रूल ऑफ 9 इन पेशेंट विद बर्न हेल्प्स टू असेस। तो रूल ऑफ 9 सबको पता है कि बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है, पूरे टोटल बॉडी सरफेस एरिया को यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न, रिहेबिलिटेशन नीड्स, वेंटिलेटरी असिस्टेंस नीड्स,
टाइप ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड। तो रूल ऑफ 9 है जो बर्न पेशेंट में किस तरीके से हेल्प करेगा, किसको असिस्ट करने में, कि बॉडी का कितने परसेंट क्या है, कि बॉडी का कितने परसेंट एरिया बर्न हुआ है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न, क्या है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न है जो कि रूल ऑफ 9 में बताया जाएगा। अब यहाँ पर यदि आपको फ्लूइड प्लेस करने के लिए या फिर फ्लूइड इन्फ्यूज़ करने के लिए कहा जाता है बर्न पेशेंट में, तो जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम वो क्या कहलाता है, पार्कलैंड फार्मूला। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। तो रूल ऑफ 9 में यदि आपको क्या होता है, रूल ऑफ 9 में आपको या तो हेड का एरिया पूछ सकते हैं कितने परसेंट में रखा जाएगा, पेरिनियम पूछते हैं तो पूरी बॉडी में पेरिनियम बस जो एरिया है उसको 1% कैलकुलेट किया जाता है। पार्कलैंड फार्मूला क्यों यूज़ किया जाता है, जो बर्न पेशेंट हैं उनमें फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिंगर लैक्टेट इक्वल टू 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, दैट मीन्स कितने परसेंट बॉडी का पार्ट बर्न हुआ है, इंटू वेट जो कि किलोग्राम में होगा। तो फर्स्ट 8 आवर में हाफ फ्लूइड रिप्लेस किया जाएगा, नेक्स्ट 16 आवर में हाफ फ्लूइड है जो रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो जो कैटगट सूचर हैं किससे बने होते हैं, डोमेस्टिक कैट से, वाइल्ड कैट से, सीप से या फिर हॉर्स से। तो कैटगट होते हैं किसके बने हुए होते हैं, सीप से। किससे बनते हैं, जो कैटगट सूचर हैं जनरली जो प्रोटियोलाइटिक टाइप के एंजाइम होते हैं उनके थ्रू बनते हैं, लेकिन ये बनते किससे हैं, सीप से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सीप। और क्या होते हैं, 90 दिनों के अंदर पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ नर्स परफॉर्म द असेसमेंट ऑफ पेशेंट पोस्टेड फॉर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी, विच असेसमेंट वुड इंडिकेट द नीड टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी है जो कहाँ पर लगाई गई है, एक सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आप उस पेशेंट को असेस करते हैं। तो आफ्टर दैट आप कॉन्टैक्ट को क्या चीज़ है जो बताएंगे कि कौन सा पॉइंट है यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हीमोग्लोबिन ऑफ 11 ग्राम, फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट, मैटरनल पल्स ऑफ 84 बीट पर मिनट, वाइट ब्लड सेल ऑफ 12.003 mm3। तो यहाँ पर किस केस में आप डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे, तो वो होगा यहाँ पर फीटल हार्ट रेट, क्योंकि जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 to 160 तक। लेकिन जब यदि यही फीटल हार्ट रेट मोर देन 180 बीट पर मिनट तक जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे, फीटल टैकी अरिथमिया। क्या होगा, फीटल टैकी अरिथमिया। कौन सी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके तहत इसको लाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है किशोरी शक्ति योजना का, जिसमें 11 साल से लेके 18 साल तक की गर्ल्स हैं जो इंक्लूड की जाएंगी, जो भी जुवेनाइल गर्ल्स हम कह सकते हैं, जिनको 11 से 18 साल तक की गर्ल्स हैं जो इस प्रोग्राम के तहत इंक्लूड की गई थी। और इसमें जो इनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था जिस हेल्थ प्रोग्राम के तहत, वो था ICDS प्रोग्राम। यहाँ पर आपको याद रखना है कि किशोरी शक्ति योजना जो बेनिफिशियर्स हैं वो कौन है, 11 से 18 साल एज ग्रुप की गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स। एंड यहाँ पर जो भी लोग इस 11 से 18 साल तक की जितनी भी गर्ल्स यहाँ पर इंक्लूड की गई थी, तो उनके लिए ICDS प्रोग्राम के तहत है जो इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर आपको किशोरी शक्ति योजना के बारे में इसके स्कीम पढ़ लेना है और इसकी लॉन्चिंग डेट तो आपको पता ही है, तो वो भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें जो टारगेट कौन किया गया था, एडोलेसेंट गर्ल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आई होप आपको क्लियर हो गई हो। और ICDS पूछें तो ICDS का मेनली एग्जाम में अभी लास्ट टाइम लोगो दे दिया था कि पहचानिए कौन सा लोगो है, तो सबको पता है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ICDS का लोगो 1975 में लॉन्च किया गया था, बेनिफिशियर्स एज ग्रुप, और इसके जो भी लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है और जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सभी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट वन इज Which of the following models can state government use for implementing आयुष्मान भारत in their state? तो कौन सा मॉडल है जो आयुष्मान भारत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY स्कीम है जो, तो PMJAY स्कीम के तहत
कौन सा मॉडल स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाया है इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जो यहाँ पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस फंड टाइप की स्कीम है। इसमें क्या था, 5 लाख तक जो यहाँ पर एग्जाम में आता है PMJAY में, ट्रीटमेंट के लिए कितना अमाउंट तक मिल सकता है, 5 लाख तक। अब एक किस मॉडल के तहत योजना है जो काम करती है, एश्योरेंस मॉडल ओनली, इंश्योरेंस, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इम्प्लीमेंटेशन एश्योरेंस और इन एश्योरेंस और मिक्स्ड मॉडल ऑफ देयर चॉइस। तो किस बेस पर ये योजना है जो काम करती है, तो PMJAY योजना है जो, इसमें 5 लाख तक है जो क्या किया जाता है, अमाउंट दिया जाता है। अब ये किस बेस पर काम करती है, तो ये करती है फ्लेक्सिबल बेस पर। जो एश्योरेंस और इंश्योरेंस मॉडल हैं इन दोनों के बीच में, या फिर कोई इन दोनों को मिक्सडअप करके इनका फ़ायदा लेना चाहता है इस योजना का, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो मॉडल अपनाती है स्टेट गवर्नमेंट वो कौन सा है, दोनों, एश्योरेंस और इंश्योरेंस, और मिक्सड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु आर द हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर अंडर द आयुष्मान भारत योजना। तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है आयुष्मान भारत योजना के। बहुत ही अच्छा और यूनिक क्वेश्चन है कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसके हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है। चूजन बाय आशा वर्कर, स्कूल टीचर्स, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, या फिर महिला आरोग्य समिति। तो कौन है यहाँ पर जो क्या है, एम्बेसडर है, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर है, तो वो स्कूल टीचर क्या है, 2 स्कूल टीचर इन एवरी स्कूल विल बी डिक्लेयर्ड एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। यदि आपको आयुष्मान भारत योजना पीछे का उतना याद नहीं रहता आपको, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने याद रखनी है। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर कौन है, तो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर हर एक स्कूल के 2 टीचर, एवरी स्कूल के 2 टीचर्स हैं जिनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर कहा है 1 मेल एंड 1 फीमेल को प्रेफरेंस दी जाती है। इनकेस यहाँ पर फीमेल बस है स्कूल में, जैसे कि जो किंडरगार्टन्स होते हैं वहाँ पर, लेकिन यदि स्कूल की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर एक मेल और एक फीमेल टीचर को प्रेफरेंस दी जाती है, जो कि वीकली हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन और इन्फॉर्मेशन देंगे हेल्थ से रिलेटेड। तो क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस के एम्बेसडर हैं स्कूल टीचर। वो कितने होते हैं, तो पर स्कूल, हर एक स्कूल के 2 टीचर। नेक्स्ट वन इज which of the following is a regional research platform for WHO South East Asia region being set up under PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो यहाँ पर योजना है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके तहत रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO का साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ पर सेट किया गया है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स में, न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, या फिर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल स्कूल। तो यहाँ पर जो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, क्या है, PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो यहाँ पर रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म है WHO के साउथ ईस्ट एशिया में, वो कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। क्या कहा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। और ये जो प्रोग्राम है, जो योजना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लॉन्च की थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, लॉन्च हुई 1 फरवरी 2021 को। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए ऊपर है जो काम किया जाएगा। और इसमें भी कहा गया था कि आगे आने वाले 6 सालों तक इसका जो बजट रखा गया था वो था 64,180 करोड़ रुपए। और जो यहाँ पर रीजनल साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म बनाया गया था वो क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। तो यहाँ पर आपको लॉन्चिंग डेट और इसमें क्या काम किए जा रहे हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर क्या किया जाना है, जोर दिया जाना है। साथ ही साथ जो लॉन्च की गई थी तो 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन इज अंडर JSY जननी सुरक्षा योजना, हु एस्कॉर्ट्स अ प्रेग्नेंट वुमन टू द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर फॉर डिलीवरी। तो JSY स्कीम के तहत है, जो जननी सुरक्षा योजना स्कीम के तहत है, जो कौन है, जो
वो क्या करेगा, जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी तक या फिर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में है आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो यहाँ पर कौन है जो एस्कॉर्ट करेगा? एस्कॉर्ट का मतलब है जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको हेल्थ केयर सेंटर तक लेके जाएगा डिलीवरी के लिए, तो वो है आशा वर्कर। अब यहाँ पर JSY स्कीम से 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पे हम आपको रखना है। जननी सुरक्षा योजना में क्या किया गया था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए बढ़ावा दिया गया था, जिससे जो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट है उसको हम कम कर सकें। अब यहाँ पर यदि एग्ज़ाम में जो कैश असिस्टेंस है या फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के टाइम पर कितना पैसा है जो दिया जाता है, मदर के लिए भी मिलता है और जो आशा वर्कर लेके जाएगी उसके लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पर यदि रूरल एरिया की बात करें, रूरल एरिया का मतलब है जो कि शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया जाता है? रूरल एरिया में मदर को दिया जाता है 1400 रुपये, और जो LPS और HPS है, यहाँ पर LPS का मतलब है लो परफॉर्मिंग स्टेट। कैसे? लो परफॉर्मिंग स्टेट है तो 1400 दिया जाएगा माँ के लिए और 600 रुपये रहेगा उसमें आशा का पैकेज इंक्लूड। और यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेज है तो ओनली 700 दिया जाएगा इसके लिए, माँ के लिए 600 रहेगा आशा के लिए। अब यदि अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं हम, अर्बन एरिया है यदि जैसे कि शहरी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर मदर के लिए पैकेज होगा 1000 LPS में लो परफॉर्मिंग स्टेट में, हाई परफॉर्मिंग स्टेट हैं तो 600 रुपये, आशा के लिए 400 रहेगा दोनों केस में। अब यहाँ पर जो आशा का पैकेज है इसमें कहा गया है आशा पैकेज ऑफ ₹600 इन रूरल एरियाज इंक्लूड 300 फॉर ANC कंपोनेंट एंड 300 फॉर फैसिलिटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि आशा का पैकेज यदि पूछे जो JSY स्कीम के तहत है, जो प्रेग्नेंट महिला को हॉस्पिटल लेके जा रही है, तो 600 मिलेंगे रूरल एरिया में, चाहे LPS स्टेट हो या फिर HPS स्टेट हो। अर्बन है तो 400 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर कहा गया है कि यदि यही आशा का पैकेज जो 600 रुपये है, तो इसको जो टोटल 600 रुपये मिले हैं तो प्रेग्नेंट महिला से पैसे नहीं मांग सकती है कि आपके जो डिलीवरी के लिए हम ले गए हमें 600 रुपये बस मिले हैं, आपको और देना होगा हॉस्पिटल ले जाने के। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर 600 रुपये किस तरीके से दिए जाते हैं कि 300 रुपये आप जो प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लेके गए हैं वो हैं, और 300 रुपये जो आप ANC चेकअप वगैरह के लिए लेके गए उसके हैं, तो टोटल मिला के 600। ऐसे ही यदि अर्बन एरिया में बात करें तो जो 400 दिए गए हैं तो 200 रुपीज़ करके इस तरीके से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि एग्ज़ाम में आता है कि LPS स्टेट में जो टोटल अमाउंट पूछें तो 2000 बताना है रूरल एरिया में, और HPS में पूछें तो 1300। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, स्पेशली आप जब NHM और CHO एग्ज़ाम देने वाले हो तब। नेक्स्ट वन इज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज ऑल्सो नोन एज। हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी के लिए क्या कहा जाता है? मुदलियार कमेटी, भोर कमेटी, मुखर्जी कमेटी या फिर नन ऑफ द अबव। जो हेल्थ सर्वे और प्लानिंग कमेटी है इसका दूसरा नाम क्या है? मुदलियार कमेटी। क्या है? मुदलियार कमेटी, जो कि 1962 में। एंड डेवलपमेंट कमेटी, याद रखना, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है तो मुदलियार, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है तो भोर कमेटी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी के ऑब्जेक्ट कौन से नहीं है, दैट मीन्स एम कौन से नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डिसीज फाउंड इन द कम्युनिटी, टू evaluate both existing and new preventive and therapeutic measures and modes of healthcare delivery, to study the natural history and prognosis of disease, to help draw conclusion on the social cause of the problem। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बताने हैं आपको कौन सा नहीं है एपिडेमियोलॉजी का। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या किया जाता है, डिसीज़ क्यों हुई, क्या रीज़न है इसका, कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या थेरेप्यूटिक मेजर्स रहेंगे जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो सब किस में आएंगे? एपिडेमियोलॉजी में। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ डिसीज़ की कम्युनिटी में किसके कारण हुई है, कैसे प्रिवेंट करें, कैसे ट्रीट कर सकते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में इसको, डिसीज़ की हिस्ट्री क्या रही है और प्रोग्नोसिस क्या है डिसीज़ की, तो सब आएंगे। लेकिन
कंक्लूजन है जो इसमें हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या है? कंक्लूजन नहीं निकाल सकते एपिडेमियोलॉजी में कि डिसीज़ इस तरीके से हुई है। वही हमारा कंक्लूजन है कि कोई भी रिजल्ट है जो आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, फाइनल रिजल्ट, वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? कंक्लूजन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम द अमाउंट ऑफ ओरल विटामिन ए सॉल्यूशन एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर इज। यदि यहाँ पर स्पेसिफिक एज पूछे तब आपको अलग आंसर देना है, लेस देन 6 मंथ पूछे तो अलग, मोर देन 1 मंथ पूछे तो अलग, और 9 मंथ to 12 मंथ पूछे तो अलग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंडर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत है जो ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था, प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था, तो विटामिन ए का कितना सोल्यूशन दिया जाता है ओरली, जो कि दिया जाता है ऑप्शन में 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 1 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ, 2 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर, या फिर 1.5 लाख यूनिट एवरी 1 ईयर। तो यहाँ पर जो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है, इसमें जो अमाउंट दिया जाता है विटामिन ए का वो कितना होता है? 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ। जब एज यहाँ पर बता दी गई है कि 1 से 5 साल है, कितनी है? 1 से 5 साल है, तो कितना देना है हमें? 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ में। यदि टोटल डोज की बात की जाए तो वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। और जो प्रोग्राम है कब लाया गया था? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, तो 1970 में 1970 में लाया गया था। इसमें कहा गया था कि जो एक साल से लेकर 3 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे थे, लेकिन आफ्टर दैट इसमें बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर इसके तहत जो डोज दिया जाता है ये होता है, पूछा जाता है तो इन्फेंट और चिल्ड्रन, यदि बच्चे की एज यहाँ पर कही जाती है लेस देन 5 मंथ है, मतलब हम क्या कह सकते हैं? यंग इन्फेंट है तो 50,000 आयु। यदि ओल्डर है बच्चा, ओल्डर इन्फेंट का मतलब है 6 महीने से लेकर 11 महीने तक है, तो 1 लाख। और यदि 1 साल से 5 साल तक की एज ग्रुप कहा जाता है तब कितना डोज दिया जाएगा? तब डोज दिया जाएगा 2 लाख। अब यहाँ पर बात की जाती है कि यदि बच्चे को क्या है? ज़ीरोफ्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, या फिर वाइट हॉट स्पॉट है, एग्जाम में आ सकता है आपको। तो यहाँ पर हमने बात कर ली विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के तहत कि यदि बच्चे की एज लेस देन 5 मंथ है, मतलब हाफ ईयर का है, तो 50,000 देना है। 6 महीने से 11 महीने का है तो 1 लाख देना है। लेकिन यहाँ ऊपर क्वेश्चन में था कि 1 से 5 साल का है तो कब कितना देना है? 2 लाख यूनिट एवरी 6 मंथ में देनी। कितना? 2 लाख यूनिट हर 6 महीने में देना है। और यदि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ज़ीरोफ्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, या फिर वाइट हॉट स्पॉट है, तो 10,000 एवरी डे फॉर 25 और 25,000 एवरी वीक फॉर एटलीस्ट 3 मंथ तक। ये जो यूनिट है यहाँ पर, तो हमने अभी तक जो बेसिक पढ़े थे कि बिना किसी प्रॉब्लम के हैं तो इतना देना है। लेकिन यदि प्रॉब्लम हो गई है, ज़ीरोफ्थेल्मिया हो गया, ड्राइनेस है आँखों में, नाइट ब्लाइंडनेस है, वाइट हॉट स्पॉट है, तो 10,000 एवरी डे देना है या फिर 25,000 एवरी वीक देना है यूनिट। कितना? 3 महीने तक। फिर यदि एक्टिव कॉर्नियल रिलीजन है जो कि रेयर केस में होगा, देना है 2 लाख ऑन डेज 1, 2 एंड 14। फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट है जो देना है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी इन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था? 1997, 1993, 1995 या फिर 1960 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन? हैदराबाद में। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अपनाई थी 1993 में। नेक्स्ट वन इज, और जो भी लोग पेपर देने वाले हो, मैं बता दूं कि जो आपका जीके जीएस आने वाला है एट प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हुई हैं उन्हीं में से आएगा। ऐसा नहीं कि आपको बाबा आदम के ज़माने का जीके रख दिया जाए, क्योंकि जो स्पेशली NHM CHO एग्ज़ाम होते हैं उनमें रिसेंट का ही पूछा जाता है। बट जो SGPGI है तो उसमें आपका 40 मार्क्स है नॉन नर्सिंग से, तो आपको उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोसेसिंग ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग द डेड बॉडी फ्रॉम द डिकेइंग इज। तो डेड बॉडी को हमें गलने से या फिर सड़ने से बचाने के लिए प्रिजर्व करते हैं, सैनिटाइज करके रखते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोप्सी।
ऑटोप्सी, नेक्रोप्सी या फिर एम्बॉल्मिंग। तो यहाँ पर जो डेड बॉडी है आफ्टर 24 आवर के बाद डिके हैं जो सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स लगा के सैनिटाइजिंग करके रखा जाता है। तो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, एम्बाल्मिंग। क्या कहलाती है, एम्बाल्मिंग। जनरली जो जिन लोगों की बॉडीज़ को स्टोर करके रखा जाता है या फिर कुछ टाइम तक उनके फैमिली रिलेटिव्स मॉर्चरी में लेने नहीं जा पाते, कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर पहचान नहीं हो पाती है, तो उस बॉडी को डिके होने से बचाने के लिए जो पूरी प्रोसेस की जाती है वो क्या कहलाती है, एम्बाल्मिंग। तो यहाँ पर बायोप्सी का मतलब होगा टिश्यू रिमूवल करना किसी डिसीज़ के एग्जामिनेशन के लिए। ऑटोप्सी की जाती है पोस्टमार्टम जिसको हम कहें, और यहाँ पर नेक्रोप्सी है जो पोस्टमार्टम से ही मिलता जुलता है यहाँ पर टर्म है, लेकिन इसमें एनिमल्स के लिए किया जाता है तो वो क्या है, नेक्रोप्सी, और यदि ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है तो ऑटोप्सी। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस 2010 ऑफ ICMR व्हाट अमाउंट ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। तो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी इसकी, आयरन की, 20 mg पर डे, 30 mg पर डे, 35 mg पर डे या फिर 41 mg पर डे। तो ICMR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पर डे है जो किसी भी लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको 35 mg पर डे आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पेलाग्रा। तो इनमें से पेलाग्रा का फीचर्स कौन सा नहीं है, डायरिया, डिमेंशिया, ड्राउजीनेस या फिर डर्मेटाइटिस। तो पेलाग्रा के 4D सिम्टम्स होते हैं, तो कौन सा नहीं है, तो वो ड्राउजीनेस। बाकी 4 कौन कौन से हैं, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डेथ क्या है, 4D सिम्टम है। यदि आता है आपको 4D सिम्टम डिसीज कौन सी है, तो वो पेलाग्रा जो कि नियासिन की कमी के कारण होगी। यदि 4Ds प्रोग्राम पूछें तो वो RBS के प्रोग्राम, याद रखना है आपको ये दोनों चीज़ें। 4Ds डिसीज आती है यदि, तो क्या है, पेलाग्रा जो कि नियासिन की कमी के कारण होगी, 4D सिम्टम है इसके, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड फाइनल है डेथ। अब 4D प्रोग्राम पूछते हैं तो वो क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के प्रोग्राम, जो कि जन्म से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों को कवर करने के लिए लाया गया था। इसके 4Ds क्या है, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज। तो ये क्या होगा, 4D प्रोग्राम पूछे तो RBS के, 4D डिसीज पूछते हैं तो क्या है, पेलाग्रा। नेक्स्ट वन इज डाइसल्फ्राम इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो डाइसल्फ्राम एज डिटरेंट एजेंट का काम करती है, तो किसको ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, मलेरिया, लेप्रोसी, एड्स या फिर अल्कोहलिज्म। तो डाइसल्फ्राम जो ड्रग है किसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, अल्कोहलिज्म में, और एक डिटरेंट एजेंट का काम करेगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम एंड पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड वायरस। क्वेश्चन देखिए, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि सीरम में रहेगा और जो टॉक्सिन और वायरस उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, IgM, IgG, IgA या फिर IgE। तो यहाँ पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, लेकिन क्या करता है, टॉक्सिन और वायरस को न्यूट्रलाइज करता है, तो क्या, IgG। यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू सबसे इजी आपको समझ में आएगा, जो बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल की बात करें तो क्या होता है, IgG। ब्लड में रहेगा, लिम्फ में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा। जो भी बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स आएंगे उनके लिए क्या रहेगा, एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पर फैगोसाइटोसिस रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करेगा। और एक लौता ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी याद रखें आप। फिर आता है IgA, इनके फंक्शन है, इम्यूनोग्लोबुलिन ये क्या है, सेकंड मोस्ट एविडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि सेलाइवा, म्यूकस, टीयर्स, ब्रोंकियल, GI, वेजाइनल सीक्रेशन, जितने भी म्यूकोसल लेयर्स हैं वहाँ पर रहेगा। और ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीजन फ्रॉम फूड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी, GI एंड GU इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। IgM है, जनरली ब्लड और लिम्फ में पाया जाता है और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का काम करेगा।
ये जनरली जब इन्फेक्शन हो या फिर डिसीज़ हो उस टाइम पर क्या रहेगा, 1 वीक पहले तक एक्टिव हो जाएगा। IgD है, क्या है, अननोन इसके काम है, लेकिन ये ब्लड और लिम्फ में रहेगा। IgE सबसे कम और लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, उसमें कौन एक्टिवेट होगा सबसे ज़्यादा, तो वो है IgE। आई होप आपको पूरे पांचों क्लियर हो गए हो। सबसे ज़्यादा आता है जो क्वेश्चन वो है IgG, IgA, IgM और IgE को लेके। तो IgE का एक ही क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा जो, वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स। और IgM का आता है यदि, तो वो होता है कि कोई डिसीज़ के इन्फेक्शन के टाइम पर प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन देगा, IgM। और यदि बात करें IgG की, तो सबसे ज़्यादा IgG रहता है बॉडी में, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और बाकी कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ग्लोबुलिन क्लियर हो गया हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपके से एक चार्ट से 5 से 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंद कुष्ठ निवारण संघ इज अ वॉलंटरी एजेंसी रिलेटेड टू द डिसीज। तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक वॉलंटरी एजेंसी है, किससे रिलेट करती है, किस डिसीज से, TB से, लेप्रोसी से, मलेरिया से या फिर फाइलेरियासिस से। तो कुष्ठ का मतलब क्या होता है, लेप्रोसी। तो यदि आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना और याद रखना है ऐसा क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, हिंद कुष्ठ, कुष्ठ रोग हम हिंदी में किसको कहते हैं, लेप्रोसी को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लेप्रोसी। और लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन्स डिसीज। MDT ट्रीटमेंट इसके लिए चूज़ किया जाता है, एग्जाम में आता है लेप्रोसी का ट्रीटमेंट MDT। और ड्रग ऑफ मेन चॉइस क्या है, वो डेप्सोन। और लेप्रोसी किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू। हिंद कुष्ठ निवारण संघ एक वॉलंटरी एजेंसी है जो कि लेप्रोसी और हैंसन्स डिसीज से रिलेट करती है। नेक्स्ट वन इज द कलर ऑफ सेंटर स्क्वायर इन द वैक्सीन वायल मॉनिटर इन अ वेल स्टोर्ड पोलियो वैक्सीन शुड बी। तो जो VVM का जो सेंटर में एक स्क्वायर बना होता है, तो यदि उसमें पोलियो वैक्सीन अच्छे तरीके से स्टोर है तो कौन सा कलर शो करेगा VVM, वाइट, वायलेट, ब्लू या फिर पिंक। जो वैक्सीन वायल मॉनिटर है, यदि पोलियो वैक्सीन प्रॉपर तरीके से स्टोर की गई है तो जो सेंटर स्क्वायर है वो किस कलर का होगा, तो वो होगा वाइट कलर का। ये देखिए यहाँ पर, यदि जो VVM है यहाँ पर वैक्सीन वायल मॉनिटर है, तो यहाँ पर क्या है, पोलियो वैक्सीन रखी गई है। तो यहाँ पर जो सेंटर स्क्वायर शो कर रहा है, दैट मीन्स वैक्सीन क्या है, यूज़ करने लायक है। यदि जो यहाँ पर इनर स्क्वायर इज स्टिल लाइटर देन द आउटर सर्किल, तब भी हम क्या कह सकते हैं कि वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। दोनों का जो कलर थोड़ा अलग हो रहा है, लेकिन जब ये जो कलर है, जो आउटर कलर है वायलेट कलर का होता है जनरली, और जो सेंटर स्क्वायर होता है वो वाइट कलर का होता है, तो ये वैक्सीन क्या यूज़ करने लायक है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जैसे जैसे टाइम निकलता है तो जो इनर स्क्वायर है वो तब भी क्या है, लाइटर है, मतलब दिख रहा है अच्छे से प्रॉपरली, तब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब ये क्या हो जाए, पूरा सेम कलर हो जाए इनर और आउटर, तब हमें वैक्सीन को क्या करना, यूज़ नहीं करना है, डिस्कार्ड पॉइंट कहलाएगा ये। और लास्ट में इवन अंदर का कलर भी, जो सेंटर स्क्वायर है वो पर्पल कलर का, वायलेट कलर का हो जाए, आउटर कलर लाइटर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ये वैक्सीन को थ्रू करने की कंडीशन है जो हो गई है और हमें वैक्सीन यूज़ नहीं करना है। तो ये चारों स्टेप याद रखना है। फर्स्ट में जो सेंटर स्क्वायर यदि पूरा वाइट है तो वैक्सीन को हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड में क्या रहेगा, थोड़ा हल्का वाइट होगा लेकिन तब भी यूज़ कर सकते। लेकिन थर्ड में क्या आएगा, थर्ड फेज एक ऐसी फेज आएगी, थर्ड स्टेज, कि जो सेंटर स्क्वायर और जो आउटर सर्किल है वो दोनों सेम कलर के हो जाए। लास्ट में आएगा सेंटर स्क्वायर ज़्यादा वायलेट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू आउटर सर्किल के, तब भी वैक्सीन को हमें डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट वन इज गोबी कैंपेन ऑफ द यूनिसेफ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। गोबी कैंपेन में सब चीज़ें इंक्लूड हैं किसी एक को छोड़कर, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन। तो गोबी कैंपेन लाया गया था यूनिसेफ के थ्रू। तो यहाँ पर इसका जो पॉइंट नहीं है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। वो क्या क्या इसके पॉइंट है, ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट। गोबी कैंपेन के थ्रू बच्चों का जो हेल्थ एंड ग्रोथ चार्ट है वो यहाँ पर ग्रोथ चार्ट है जो मेंटेन किया जाता है।
ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन किसके पार्ट हैं? गोभी कैंपेन के। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना हुई थी उसकी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो लीगल अभी प्रेजेंट में क्या है, एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए स्पेशली अभी रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था या फिर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? यूनिसेफ। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्ट्यूसिस। तो पर्ट्यूसिस का ट्रांसमिशन मोड क्या है? बूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस या फिर 100 दिन की खांसी। बैक्टीरियल ट्रांसमिशन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर फीको ओरल रूट। तो डीपीटी जो पर्ट्यूसिस है, डिप्थीरिया है, दोनों क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और यहाँ पर पर्ट्यूसिस का जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो होता है 100 दिन की खांसी और इसका रूट क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा है लेस देन 2 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को अफेक्ट करता है। जिन बच्चों की एज 2 साल से कम है उनमें सबसे ज़्यादा पर्ट्यूसिस और बूफिंग कफ होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स टेस्ट में, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में पीपीडी इंट्राडर्मल रूट के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। कितना टाइम तक वेट करना होता है कि माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट है उसकी रीडिंग प्रॉपर की जाएगी? तो वो होता है जनरली 72 घंटे तक, लेकिन रेंज दी जाती है 48 से 72 घंटे तक की। नेक्स्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड। नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आता है कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन माइकोबैक्टीरिया एंटर हो गया, उसने अपने फर्स्ट साइन सिम्टम शो किए डिसीज के, तो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। तो ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन कौन सा है? बीसीजी, डीपीटी, टीएबी या फिर ईसीजी। तो जो कॉम्बिनेशन है ट्रिपल एंटीजन का वो क्या है? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। नेक्स्ट वन इज विच इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन केयरिंग फॉर ब्लीडिंग वुंड। तो किसी को ब्लीडिंग हो रही है और उस वुंड की आप केयर करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एलिवेट द वुंड, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग, अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो ब्लीडिंग वुंड की यदि आप केयर कर रहे हैं किसी पर्सन में तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ब्लीडिंग को स्टॉप करना। क्या होगा? ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो कैसे करेंगे आप? जहाँ से भी जिस भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर प्रेशर लगा के स्टेराइल गॉज से स्टेराइल कपड़ा लेकर क्या कर सकते हैं आप? वहाँ पर प्रेशर लगा के उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है और क्लीन ड्रेसिंग है जो करनी है। क्या होगा आपका आंसर? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विथ अ क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टेरियल ब्लीडिंग इज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यदि ब्लीडिंग हो रही है, आर्टेरियल ब्लीडिंग हो रही है तो सभी कैरेक्टर हैं, मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है। साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी साइन है किसके? प्लेसेंटल सेपरेशन के। हमने स्टार्टिंग में पढ़े प्लेसेंटल सेपरेशन के 4 कार्डिनल साइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन नहीं है? लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट द वुल्वा, मतलब जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो यहाँ पे। गस्ट ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइजेस अप टू द अम्बलाइकस, टेम्परेचर राइजेस। तो क्या है जो प्लेसेंटल सेपरेशन के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा? गस्ट ऑफ वेजाइनल ब्लड देखने को मिलेगा। फंडल हाइट है जो अम्बलाइकस के ऊपर तक जाएगी, यहाँ पर अम्बलाइकल कॉर्ड लेंथिंग देखने को मिलेगी। और जो फर्म शेप की यूट्रस रहेगी तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा टेम्परेचर राइजेस। कभी भी टेम्परेचर है जो बढ़ता नहीं है प्लेसेंटल सेपरेशन के बाद, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टेम्परेचर राइजेस। प्लेसेंटल सेपरेशन के जो साइन होते हैं, वेजाइनल ब्लड का गसिंग, सडन जो ब्लड है वो आना इकट्ठा, अम्बलाइकल कॉर्ड है जो विजिबल बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा दिखाई देना, यूट्रस है जो सॉफ्ट रहेगी और फ्लैट होगी लेकिन राउंड और ग्लोबुलर शेप में, राउंड और फर्म शेप में रहेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टेम्परेचर राइजेस। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ ट्रू लेबर आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी ट्रू लेबर पेन के साइन है किसी एक को छोड़कर। पेनफुल रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन ऑफ द ओस, फीटल मूवमेंट और ब्लड शो।
तो जो ट्रू लेबर पेन के साइन हैं सब किसी एक को छोड़कर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेनफुल आते हैं, जो कि धीरे धीरे इंटेंसिटी रायदम बढ़ती जाती है। सर्विक्स का जो ओस है, मुंह है, वो ओपन होगा तो डायलिटेशन होगा, ब्लडी शो देखने को मिलेगा। लेकिन कभी भी जब लेबर पेन आते हैं तो माँ को फीटल मूवमेंट फील नहीं होते हैं, ना ही वो दिखाई देते हैं, क्योंकि बेबी का हेड है जो क्या होता है, जो पेल्विस बोन है उस एरिया में इंगेज होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे केस में फीटल मूवमेंट ना तो आपको फील होंगे, ना ही डॉक्टर को दिखाई देंगे। इसीलिए बार बार हार्ट रेट है जो मॉनिटर की जाती है एनएसटी टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट वन इज एमनियोटिक फ्लूइड एंड सैक सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट। तो एमनियोटिक फ्लूइड के सभी फंक्शंस हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर हेल्पिंग टू डायलेट द सर्विक्स, प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम इंजरी, प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज, कीपिंग द फीटस एट एन इवन टेम्परेचर। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है और एमनियोटिक सैक है बच्चे को सब चीज़ों में हेल्प करेगा। एक ये तो कुशन की तरह काम करेगा, बच्चे के लिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, फीटस को इंजरी से प्रिवेंट करेगा क्योंकि कुशन तकिए की तरह काम कर रहा है, सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। जब किसी भी लेडी को ओलिगोहाइड्रोमनियास होता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल लेबर पेन के लिए वेट ना करें, LSCS करके बच्चे को बाहर निकाल देते, क्योंकि इस फ्लूइड के कारण प्रेशर पड़ेगा, सर्विक्स डायलेट होगी, वो नहीं है। तो इस तरीके से क्या करेगा, सर्विक्स डायलेटेशन में भी हेल्प करेगा। जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो होगा प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज। तो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को जो एंटीबॉडीज़ हैं या फिर इम्यून बॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ हाउस विजिट बाय आशा इन अ डेज। तो एक आशा वर्कर एक दिन में कितनी हाउस विजिट करेगी, 25, 10, 20 या फिर 35? कितनी हाउस विजिट करेगी एक आशा वर्कर एक दिन में? तो वो होगी टोटल 10। कितना? 10 विजिट है जो आशा वर्कर एक दिन में करेगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCTS? PCTS का फुल फॉर्म क्या है? पेशेंट चेक फॉर ट्रीटमेंट सिस्टम, पेशेंट एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। PCTS ये CHO में भी आ चुका है, NHM में भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन आई थिंक MP में ही आया है। तो यहाँ पर जो PCTS है, क्या है? PCTS है, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। क्या है? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि आशा वर्कर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। क्या है? आशा वर्कर के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पर जो आपके NHM वाले क्वेश्चंस हैं कि 15 क्वेश्चन NHM की जो योजना है, स्कीम है, उनमें से आएंगे। तो उनमें से एक ये भी है कि आशा वर्कर जो प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग हेल्थ सिस्टम है, तो यहाँ पर इसके थ्रू आशा वर्कर क्या करती हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करती हैं वो यहाँ पे आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन, द निश्चय किट इज़ यूज टू टेस्ट। निश्चय किट किसके लिए यूज़ की जाएगी? HIV में, प्रेगनेंसी में, मलेरिया की, TB में। तो निश्चय किट का इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। जैसी मार्केट में प्रेगा न्यूज़, प्रेगा किट मिलती है, वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ सप्लाई है जो निश्चय किट अवेलेबल कराई जाती है। ये भी सेम वही है, लेकिन ये गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कराती है। प्रेगा न्यूज़, प्रेगा किट है जो मार्केट में आप मेडिकल शॉप पे जाएंगे तो आपको मिलेगी, लेकिन ये सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जो CHC PSC वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, स्पेशली NHM और CHO में, तो ये बहुत बार अलग अलग जगह रिपीट हुए हैं। द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू। तो NMBS स्कीम को किस में मॉडिफाई किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और JSS के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और RKS के, जननी शिशु सुरक्षा योजना,
RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पर किसमें NMBS नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को मॉडिफाइड करके लाया गया था JSY में, जननी सुरक्षा योजना में, जिसका नाम था पहले मैटरनल प्रोटेक्शन स्कीम, अभी भी किस नाम से जानते हैं, मैटरनल प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी NRHM के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम था कि मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना। कैसे? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देकर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा के। तो इसके तहत कुछ अमाउंट भी दिया जाता है चेक में और कैश में, जो कि माँ और जो आशा वर्कर माँ को लेके जाती है हॉस्पिटल, उसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट वन, इफ अ चाइल्ड्स वेट फॉल्स इन ग्रीन लाइन ऑन ग्रोथ चार्ट इट इंडिकेट्स। तो यदि बच्चे का वजन जो ग्रोथ चार्ट है ग्रीन लाइन से कम जाता है, मतलब क्या है? सीवियरली अंडर वेट है, लेस वेट है, नॉर्मल वेट टू एज या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बच्चे का वेट है जो ग्रीन लाइन से क्या है, ग्रीन लाइन तक जाता है ग्रोथ चार्ट में, तो ये क्या है? नॉर्मल वेट है बच्चे का। ये देखिए यहाँ पर ये जो 3 कलर की होती हैं, वेट ऑफ ऑल नॉर्मल एंड हेल्थी चिल्ड्रन व्हेन प्लॉटेड ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ चार्ट। रोड टू हेल्थ चार्ट और ग्रोथ चार्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन कर्व है, फॉल अबव सेकंड कर्व, मतलब ग्रीन कर्व मतलब बच्चा क्या है, ठीक है। येलो में है सेकंड और थर्ड कर्व के बीच में, मतलब बच्चा मॉडरेटली अंडर वेट है। यदि बच्चा ऑरेंज कर्व से नीचे जाता है, मतलब कि बच्चा सीवियरली अंडर वेट है और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ध्यान से देखिए, यदि कहा जाता है कि ग्रोथ चार्ट फॉल्स अबव सेकंड कर्व, सेकंड कर्व मतलब ग्रीन बैंड, मतलब बच्चा क्या है, हेल्दी है। सेकंड और थर्ड कर्व के बीच में जो येलो वाली लाइन है, बीच की लाइन है, यहाँ पे है, मतलब अंडर वेट है। अब ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इससे भी नीचे जाता है बच्चा, मतलब बच्चा क्या है, सीवियरली अंडर वेट है। ये क्या कहलाता है? कहलाता है रोड टू हेल्थ चार्ट। आप इम्यूनाइजेशन कार्ड देखेंगे उसमें आपको पीछे मिल जाएगा, पीडियाट्रिक में आपने पढ़ा ही है। नेक्स्ट वन, रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हेनरी फोर्ड, हेनरी डोरेंट, हेनरी ब्राउन या फिर हेनरी साइक्लिन, किसने की थी? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोरेंट ने 1883 में। किसने? 1883 में। एक क्वेश्चन अब आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ब्लड ग्रुप वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पाउल एनरिच या फिर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी डाउट रह जाते हैं आप बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। MCQ चैलेंज क्विज का आपको कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप कुछ PDF मटेरियल या फिर स्टडी मटेरियल लेते हैं तो उसका चार्ज लगेगा, लेकिन ऐप में आपको क्वेश्चन खेलना तो फ्री है, जो कि आपको डेली अपडेट किए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक